बताइए 11 बजे बुलाया है और इन्होंने 11 बजे का समय दिया और अभी तक हमको 2 बजे का समय हो गया कि अब तक आप दर्शन नहीं दिए हैं। हम लोग गुमराह करके रखा गया है कि आप लोग बैठे रहिए। आप सबका समय 11 बजे था, बज गया है 2। जनता सवेरे से महिलाएं बच्चे पूरे गांव वाले भूखे पैसे बैठे हुए हैं। क्या आप लोग हस्ताक्षर को लेकर आप लोग क्या उसमें डिमांड कर रहे हैं? उपस्थिति पत्रक में जबरदस्ती लोगों से साइन करा लिया गया है। जनता उपस्थित है, उसको रख लिया गया है। जब बैठक नहीं हो रही है समय से तो उपस्थिति पत्रक क्या क्यों कराया जा रहा है? उसको वापस करिए, वापस दिया जाए उपस्थिति। तो क्या आप लोग को मिला वापस या इसी तरह जा रहे हैं? पुलिस द्वारा हमको हटाया जा रहा है कि आपको नहीं मिलेगा। क्यों? तो आप लोग जा रहे हैं फिर वापस हो रहे हैं। तो क्या आप लोग इस जो अभी जन सुनवाई होना है तो क्या आप उसमें भाग नहीं लेना? आपको नहीं ले पाएंगे महोदय। क्या उसका विरोध कर रहे हैं? लेने आते रहे लोग। हाँ, लोग अपनी टीम बना के रखे हैं, समय किए हैं। हाँ, ये जो है अपना समय दिए थे 11 बजे का, हम सब यहाँ 2:30 बजे तक इंतजार किए। इसके बावजूद ये अपना समय नहीं दे रहे हैं। हम उसको पैसा करते हैं अपने ग्राम से, सब भूखे पैसे अपने अपने घर जा रहे हैं। अब आउट कर रहा है, हमारी जिम्मेदारी है, आउट करना ही नहीं। आउट वाला कॉलम में और दूसरा दिखाएगा नाम का नाम कटवा मैं 2 बजने के करीब पहुंच गया। इसी में पब्लिक जो है आवेश में आ गई। तो आप लोग वापस जा रहे हैं? हम लोग भाई वापस जा ही नहीं, क्या करेंगे? जैसा कि अधिकारी लोगों का कहना है कि आप लोग थोड़ा और धैर्य रख लीजिए और अधिकारी आने वाले हैं, तो क्या इस पर आप लोग कोई विचार नहीं कर रहे हैं? नहीं करेंगे ना। हाँ, अधिकारी आ जाएंगे, अधिकारी बैठे फिर हम लोग आएंगे। अच्छा। कहाँ कहने का हम जा रहे हैं? ये तो पब्लिक पूरा निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। हाँ, गुमराह करके सिग्नेचर करा लिया जा रहा है कि उनको पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो आप अपने लोगों को बताएं कि सिग्नेचर करना है या नहीं करना है, आप लोग जानकारी देना चाहिए ना। जब एंट्री मार रहे हैं पहले करा लिए, ऐसा थोड़े हम लोग मना करके रखे ही हैं, ऐसा थोड़ी है। मैं सर से अनुरोध करूंगा सर, हमारे बीच हमारे आरओ उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड श्री आर के सिंह सर उपस्थित हैं। सर का भी जो है आज पुष्प से स्वागत है एवं अभिनंदन करें। पुष्प से स्वागत है एवं अभिनंदन करें कर रही है। मैं आप सर से, हमारे आरओ सर से अनुरोध करूंगा सर, ये मंच आपके लिए है और ये माइक मैं आपको हैंड ओवर करता हूं ताकि आप आगे का ये कार्यक्रम आपके द्वारा संचालित किया जा सके। दिनांक 23/1/26 को जन सामान्य के लिए सूचना प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में प्रकाशित कराई गई थी, जिसमें सुझाव और आपत्तियां मांगे गए थे, लेकिन अभी तक किसी ने कोई आपत्ति और सुझाव जो है जमा नहीं किया है। तो अब मैं एनसीएल बीना के टेक्निकल टीम से ये निवेदन करूंगा कि इस परियोजना के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएं कि यह परियोजना कैसे प्रारंभ होगी और इससे क्या क्या लाभ होंगे और जो है आगे आने वाले दिनों में इसके क्या क्या फायदे होंगे। पहले आपत्ति तो ले लिया जाए, आपत्ति जब आए तो आए आपने कहा आपत्ति कोई आमंत्रित आदरणीय एवं सम्मानीय अतिथियों एवं गणमान्य नागरिकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। महाशय, बीना परियोजना के विस्तार हेतु लोक सुनवाई में आप सभी गणमान्य सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। यह लोक सुनवाई EIA नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत बीना विस्तार परियोजना उत्पादन क्षमता 10.5 MTPA से 17.5 MTPA एवं क्षेत्रफल 1790.377 हेक्टेयर से 2079.221 हेक्टेयर के पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु आयोजित की गई है। बीना ओपन कास्ट 2079.221 हेक्टेयर हो जाएगा। आप आइए ना, इधर आइए ना।
घड़चड़ी, चंदुआर, जमशीला, बांसी, कोहरोल आदि गांव के जो किसानों ने अपनी भूमि और मकान का जो देश के लिए सर्वस्व समर्पण किया था, उसमें तो बहुत सारे गाड़ियों के पार्किंग के लिए कई बार हम लोग इस समय बैठक करते हैं। इसमें यह तय होता है कि नहीं, हम रोड पे गाड़ियां नहीं खड़ी करेंगे, लेकिन गाड़ियां रोड पर ही खड़ी होती हैं और आए दिन उनसे कोई भी न कोई एक्सीडेंट करके मृत्यु हो जाता है। तो महोदय, मेरा यहाँ मानना है कि इनका एक स्थायी सड़क से हटा करके एक पार्किंग बनाया जाए। अगर आप मेरा यह कहना, एक तरह मैं कहूँगा कि अगर आप रोड पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं तो अपने कॉलोनी की सड़कों पे भी उन गाड़ियों को खड़ा कर दे, तब समझ में आएगा कि आपको क्या दिक्कत आती है। साथियों, और ये यहाँ पे रोजगार की बात हो ही गई है। साथ ही महोदय, अभी आपने कुछ लोगों ने डीएमएफ बात की है, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपने बताया कि अभी 6 मार्च को बैठक हुई थी जिसमें कार्ययोजना तय कराई गई है। महोदय, इस क्षेत्र के लिए विस्थापित पुनर्वास सेल की एक बैठक हुआ करती थी जो बहुत पहले से बंद कर दी गई है। करता है, देखिए, डीएमएफ नियमावली में व्यवस्था है कि उसका कौन कौन सदस्य होगा, ठीक है। वो मेरे अनुसार नहीं चलेगी, भारत सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार चलेगी। उसमें जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, विधायक भी हैं और सांसद भी हैं, और इसके अलावा कुछ और क्षेत्रीय नगर पालिकाओं के चेयरमैन वगैरह भी हैं। तो आप लोग जो है, ऐसा नहीं है कि उसमें हम जनता को ही लगा दें कि 20 लाख जनता सोनभद्र की वही मेंबर हो जाएगी। आप सुन लीजिए ध्यान से पहले, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम 20 लाख मेंबर उसमें बढ़ा दें। उसमें मेंबर घटाने बढ़ाने का काम हम नहीं कर सकते। नियमावली में जो व्यवस्थित है कि हाँ नहीं, ये लोग रहेंगे इसमें, तो वही लोग रहेंगे, ठीक है। आप अपनी बात अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से आप रखिए, आपकी बात वहाँ सुनी जाएगी। आपके जनप्रतिनिधि अगर वहाँ प्रस्ताव रखते हैं, उस पर विचार किया जाता है। महोदय, आपने कहा जनप्रतिनिधि की बात है, मैं भी किसी ग्राम पंचायत चिल्कागढ़ का प्रधान हूँ, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ। आप यह बताइए, कभी आपने कहा 6 तारीख को बैठक हुई थी, उसमें आपने क्यों नहीं कहा? हमें कैसे पता चलेगा किस दिन बैठक हो रही है, किस दिन हमको अपनी बात रखनी है? अभी हम लोग सिगरौली में बैठक किए थे, उसमें यह तय हुआ था कि आप लोग अपनी बात जो कहते हैं वहाँ जिले पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हम यह कैसे बात समझे कि हमारी बात समायोजित की जाएगी? अगर हमको आप उसमें स्थान नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे आप पूरे 20 लोग 50 लोग को दे पाएंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि आपका चेयरमैन हो सकता है, हम करें यहाँ से शक्ति नगर से लेकर बिना तक में 10 ग्राम पंचायतें हैं। देखिए, इस विषय पे मैं बिल्कुल आपको इंटरप्ट करके कहूंगा कि ये मेरा विषय नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली है, उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता। आप जनता के आदमी हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आपको अपने प्रस्ताव अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। महोदय, मेरा जनप्रतिनिधि कौन है ये आपको खुद पता होना चाहिए। नहीं, हमें आपके विधायक, मुझे नहीं पता है। मेरे यहाँ विधायक बताइए कि 6 तारीख को बैठक हो रही है, किस दिन बैठक होती है, इसको सूचना तो देना चाहिए ना। अगर ये आप भी सूचना दे भाई, आप मेंबर हैं उसमें क्या? चलिए, ये बहस का मुद्दा नहीं है और मैं समझ रहा हूँ इस स्टेट को इस तरह की बहस का वो मत बनाइए, बेहतर होगा अपनी बात आप रखें यहाँ जो इससे संबंधित है। हाँ, और डीएमएफ में आप हैं नहीं हैं, इसको आप यहाँ मत बनाइए। मैं स्पष्ट कह दिया है, भारत सरकार नियमावली तहत जो लोग मेंबर हैं वो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो उसमें आप क्यों जिद कर रहे हैं कि हमको क्यों नहीं बताया जा रहा, हमको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा? ये सब चीजें यहाँ डिस्कस की नहीं है। महोदय, अगर जो चीजें हमने बताई है पूर्व में, इनको एनओसी उसी शर्त पर दी जाए कि इन सभी शर्त जो चीज हमने बताई है उनका फुलफिल किया जाता है, तभी इनको एनओसी दिया जाए, अन्यथा एनओसी के हम सब के खिलाफ हैं। धन्यवाद। इस परियोजना के द्वारा हम लोग प्रदूषण झेल ही रहे हैं, कई वक्त नहीं बताया, लेकिन सबसे मूलभूत आवश्यकता यह है कि जो हमें बिजली मिलती है, हम एनसीएल से फ्री में मांगने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज ही पैसे देते हैं, पहले भी पैसे देते हैं। जब से हमारे पास बिजली आई है तब से हम लोग सारे लोग पैसे देते हैं और आज आने वाले दिनों में भी पैसे देंगे। लेकिन बात यह है कि कहते हैं ना कि दिए तले अंधेरा, तो आज भी स्थिति यही बनी हुई है कि 24 घंटे का दिन और रात होता है, लेकिन मुश्किल से हमें 15 या 16 घंटे मिलती है। क्या हमें 24 घंटे बिजली हम लोग हमको दीजिए और हम तो उसका पैसे भी देने को तैयार है, लेकिन इस तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती है यहाँ के स्थानीय लोगों को। इस तरह की पढ़ाई को करनी हो तो इस क्षेत्र में उस चीज की उपलब्धता नहीं है। यहाँ पर अधिकारियों एवं एनसीएल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा दया दिखाइए इस क्षेत्र के लोगों को भी, जिससे यहाँ के भी क्षेत्र के लोग किसी क्षेत्र में जाकर अपने नाम को रोशन करें पढ़ने लिखने के बाद, क्योंकि उन लोगों को पढ़ने की भी बात आती है तो दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता जाना पड़ता है। यहाँ तो ITI तक की सुविधा सही से नहीं है, यहाँ सरकारी ITI नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल जो 10 से 12 तक की चलने वाली सुविधाएं होती है, स्कूल जो होती है
जो भारत के संविधान में लिखा गया है कि सभी को निःशुल्क शिक्षा का देने का अधिकार है, दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिल पाता है। और यहाँ के एनसीएल के द्वारा जो डीएवी स्कूल है, मैं अपनी भांजी का एडमिशन कराने गया था, लेकिन वहां पे बोल दिया गया कि ये भैया ये प्राइवेट है, और प्राइवेट है तो इनको एक अलग श्रेणी में रखकर इनका वो एडमिशन किया जाएगा। ये सब प्रक्रियाएं की जाती हैं और उसके बाद कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और अंत में यही लिमिटेड सीट का हवाला देकर उनको इंट्रेंस एग्जाम भी दिलवाया जाता है, लेकिन लिमिटेड सीट का हवाला देकर उनको वहां से निकाल दिया जाता है, बोला जाता है कि नहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा। वो मशीन जितना सूखा कचरा रहता है, वो मशीन जब जाती है ना, तो मशीन झाड़ू से जब वो उसका राउंड करता है तो झाड़ू के द्वारा ही और कचरे को उठाकर पूरे क्षेत्र में फैलाने का काम करती है। और जिस प्रकार से जो झाड़ू लगता है जो मशीन के द्वारा, तो वो और भी झाड़ू धूल उड़ाती है, जिससे लोगों को और भी प्रदूषण झेलना पड़ता है। धारणा है कि अखबार में सूचना दी गई है तो उस जन सामान्य के पास जो है पहुंच जाएगी, लेकिन अगर कोई ये कहे कि हमारा एक एक दरवाजा नॉक करके 20 लाख लोगों को घर घर जाके केवल मीटिंग की सूचना दी जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। बात करें, आप अपनी बात जारी रखें। सबसे पहले मैं जनता जनार्दन का स्वागत अभिनंदन करता हूं और आज लोक जनसंघ और बात बताना चाहता हूँ सर, आप ही बता दीजिए तो ले आया हूँ CSR के माध्यम से सर। और सर यहाँ के जो युवा है सर, अपने जो हक की आवाज उठाते हैं सर, उनके साथ सर मुकदमा ना लिखवाया जाए सर। अगर उन पे मुकदमा लिखाया जाएगा तो वो लोग अपने हक की आवाज कैसे उठाएंगे सर? उनको जेल भेजा जाता है। खदान में कब्जा किए हुए हैं सर। अरे हो गया सर, मुकदमा युवाओं पे मुकदमा नहीं होना चाहिए सर। ये बात सम्मान से बता रहा हूँ सर। और ये सर बात बता रहा हूँ, राधा चेन्नई में सर अगर नौकरी विस्थापितों को नहीं मिलेगा तो मैं हड़ताल करूंगा सर, और मुकदमा नहीं होना चाहिए सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं फिर धन्यवाद सर, बोलने का मौका मिला। जैसा कि सर सभी का समस्या पानी, जल और सबसे मेन मुद्दा ये है, जैसे रोहित जी ने कहा मुकदमा नहीं होना चाहिए, सभी का बात रखने का अधिकार है सर। और सर हमें जानना चाहते हैं, जैसे जो जन सुनवाई हो रही है, आप बोल रहे हैं कि एमपी तरफ बढ़ोतरी होगी, तो हमारा ये इलाका का नाम क्यों दिया गया है सर? इसका क्या कारण है? जब उधर बढ़ोतरी होगी तो यहाँ का क्यों नाम दिया गया है? जहाँ की परियोजना होती है, जैसे ये परियोजना एनसीएल बीना की है, इसलिए यहाँ पे जन सुनवाई कराई गई है। उनकी जमीन बाहर चले गए हैं, औरत खराब हो गई है, कल हैं, वृद्धा आदमी हैं, हमको इतना परेशानी किया गया है। और क्या कहते हैं, एनसीएल द्वारा हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि होगा होगा, कहाँ कुछ नहीं होता है। बार बार जाओगे तो कहते हैं कि बार बार आओगे तो मारा जाओगे, बंद किया जाओगे। इसलिए हम लोग व्यस्त हो गए हैं। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ सर, क्या करें। यही बात है। अब हम लोग बेघर होकर घूम रहे हैं। जो है एक बार गए थे, इनके घर के बगल में राम प्रसाद गुप्ता हैं, ना वही मैं कर रहा हूँ, ये बोल नहीं पा रहा हूँ उनके हमारे बोल नहीं आ रहा। चलो अच्छा, अब पहले सुनो, पहले दोनों लोग आराम से बैठ जाओ, दोनों लोग आराम से बैठ जाओ, आपस में बात करो, इसके बाद फिर जो है आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, पहले आओ, दोनों लोग बैठ जाओ। आ जाओ दादा, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आराम से आ जाओ, बैठ जाओ, आपकी बात सुनी गई है। और मैं समझ रहा हूँ कि अब लगभग सारी बातें आ गई हैं, और जितने भी यहाँ लोग थे, सभी लोगों ने अपने महत्वपूर्ण और बड़े ही मूल्यवान सुझाव दिए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये कहना चाहते हैं सर, जैसे कि शिक्षक बात कर रहे हैं, हम लोग 1 साल से ऊपर जो उधर घरसड़ी है रेलवे की उस लाइन, हम लोग अपने से शिक्षा दे रहे हैं उनको, 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट शिक्षा दे रहे हैं। और हमने बीना में भी एप्लीकेशन दिया
और किस जिला में एप्लीकेशन दिया, अभी तक उसमें कुछ चीज नहीं हुआ सर। बच्चों के लिए जो हम डिमांड किए थे अभी भी वो पूरा नहीं हुआ है सर। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो एप्लीकेशन देते हैं बच्चों को, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं सर, हम लोग ग्रामवासी मिल के सब दे रहे हैं। ये प्रधान की नजर में हो रहा है सर। हमने बीना में दिया है एप्लीकेशन और किस जिला में दिया है। बच्चों के लिए मांग किया था कापी किताब को लेके, कुछ सुविधा उनको लिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, बोलते हैं बस देंगे। देखिए ये CSR और DMF की जो रूल्स हैं, इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वही काम होगा। जैसे अभी एक भाई ने कहा कि ये CSR से जो है अस्पताल की पर्ची का खर्चा क्यों नहीं उठाया जा रहा है, तो ये चीजें जो है अगर हैं नियम में और उसका प्रस्ताव पास होता है तभी खर्च किया जाता है। जैसे आपने कहा पेंसिल बांटी जाए या कॉपी बांटी जाए, तो अगर DMF में है व्यवस्था तो आपके इस चीज का जरूर विचार। मैंने शुरू में ही कहा था कि देखिए कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा। जो कल हमारे पास नहीं था वो आज है हमारे पास, और आज जो हमारे पास नहीं है वो कल हमारे पास होगा। ये विकास और व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। हमें केवल आशावान रहना है, आशावान रहेंगे तो हमारे काम होंगे और सारे काम पूरे होंगे। सर जैसे आप बोले DF और साडा और CSR, हम भी ये कहना चाहते हैं, हम CSR का अनुरोध करते हैं CSR फंड के उपयोग पर्यावरण निगरानी उपचार रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए दिनांक 29/7/2022 के पर्यावरण स्वीकृति पत्र की दी गई है। पालन निगरानी के सीधे प्रभावित गाँव में जो विस्थापित लोग हैं उन पे पारदर्शी कोई भी विकास हो मालूम चले, या तो एक ट्रस्ट बनाया जाए जिसमें हमारे शक्ति नगर से लेके डिब्रूगढ़ तक के विस्थापित जितने भी हैं ओरिएंटल से प्रभावित हैं और प्रदूषण को लेके एक ट्रस्ट बनाया जाए, CSR का फंड उसमें रखा जाए सर, और उसके निगरानी में खुद वहाँ विस्थापित हो, अध्यक्ष भी हो वहाँ पे, जिसमें इको पार्क हम लोग बनवाएंगे। कहाँ पे बनवाना है, क्योंकि सर यहाँ पे जो इको पार्क बना है एक्सरसाइज का सामान है, हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ पे बोलते हैं ताला लॉक है, आप लोग के लिए नहीं है, और इको पार्क सर के लिए सर। इसलिए मैं चाहता हूँ एक ट्रस्ट का गठन हो जिसमें हमारे विस्थापित लोग उसका मालिकाना हक हो, हर साल उसका हो। मैं उसमें बता देता हूँ क्या क्या शर्तें रहेंगी। उसमें वृक्ष रोपण रहेगा, ग्रीन बफर होगा, इको पार्क होगा, सोलर लाइट होगी, स्वच्छ पेयजल होगा, आरोग्य व्यवस्था होगी, सड़क विकास होगा, पुनर्वास और आसपास के गांव के स्वास्थ्य सेवाओं, हेल्पलाइन नंबर, चिकित्सा सहायक, एम्बुलेंस और पुनर्वास को नीति के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। कृषि और भूमि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये ट्रस्ट हम लोग के पास एक बनाने का अनुमति दिया जाए, जिस ट्रस्ट का हम लोग खुद निगरानी करें सर। देखिए ये पॉलिसी मैटर है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा कि हम साडा या उसकी ट्रस्ट हम पब्लिक से कहें कि आप बना लीजिए। ये जो इसके नियम है, नियम कानून के तहत ही होगा। जब तक गवर्नमेंट जो है वो नियम कानूनों में बदलाव नहीं करेगी तब तक वो पॉसिबल नहीं होगा। तो सर कि लोग अपनी मांगे रखते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है, उसमें क्या कहेंगे आप सर? क्या विस्थापित परिवार के लोग अपनी मांगे ना मांगे? देखिए ये इंडिविजुअल मैटर हो सकता है और अपनी मांग जो भी आपको रखनी है तो एक संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक अगर अपनी मांग रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि मुकदमा कायम होगा। जब भी आप कानून हाथ में लेंगे तो जरूर कानून के रक्षा के लिए जो लोग तैनात हैं वो कार्रवाई करेंगे। जैसा यहाँ भी बताया जा रहा है सर कि NCL के कई अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये इस तरीके से गंभीर आरोप लग रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखिए आप NCL के कई अधिकारियों पे आरोप लगे हैं सर। ठीक है, अगर कोई लिखित में शिकायत आएगी तो हम इसकी जांच जो है जरूर। और NCL बिना परियोजना में कार्य कर रही राधा चेन्नई कंपनी, ये उपक्रम है, राधा चेन्नई कंपनी में जो वहाँ के जो भी हैं करता था, तो उन पे आरोप लग रहे हैं, उन पे क्या करेंगे सर? उन पे कार्रवाई करी जाएगी? 27 मकान पे लास्टिंग से छतगृह है, एक मिनट छतगृह से ये पेपर जांच का भी है। ये लोग लिखता है कि अब डिवाइड कर दे रहे हैं, NCL के लोग लिखे हैं। यूबी मिट्टी भी आ गया और इसके बाद ये छतगृह SDM उप जिलाधिकारी द्वारा उसी में ऐसे करीब उन लोगों पे कार्रवाई होगी कि नहीं सर, जिन लोगों पे आरोप लग रहे हैं? अभी कई बीना के अधिकारियों पे आरोप लगे, प्राइवेट जो भी कंपनियां हैं उनके अधिकारियों पे, जिम्मेदार अधिकारियों पे आरोप लगे सर, उन पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ठीक है, जो हमें देखिए ये जो आज जो जन सुनवाई की कार्रवाई हुई है पर्यावरण को लेकर के, इसके संबंध में तो हम इसकी पूरी रिपोर्ट जो है भेज देंगे। पर्यावरण की बात करें तो सर जैसा बताया जा रहा है, इसके अलावा जो है जो भी हैं, अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो आप उचित फोरम पे शिकायत करेंगे, जरूर उसकी जांच होगी और सब जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। जैसा पर्यावरण के बारे में आप बता रहे हैं सर, एक क्वेश्चन और के बारे में जैसा बता रहे हैं सर कि यहाँ जो कोल ट्रांसपोर्ट होना है रेलवे के माध्यम से होना है
और यहाँ पे रोड के पटरियों पर भारी वाहन के द्वारा किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे सर? वो क्या बंद होगा या ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा और आए दिन लोगों की जान जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? उसमें एक क्वेश्चन और है सर उसमें एक क्वेश्चन और है। सड़क के किनारे किनारे काफी ट्रकें खड़ी रहती हैं, जो आए दिन वो दुर्घटना का भी सर वो कारण बन रहा है और प्रदूषण भी उससे हो रहा है। सर सर आप पर्यावरण पे बात कर रहे हैं, पर्यावरण पे बात कर रहे हैं सर। ये जो ट्रकें चल रही हैं यहाँ पे, उससे ज्यादा मात्रा में वायु प्रदूषण हो रहा है, कई लोग बीमार हो रहे हैं सर। उस पर आप क्या कहेंगे सर? आप पर्यावरण की तरफ से आए हैं, आप जिम्मेदार अधिकारी, उस पर क्या कहेंगे बताइए सर? ये नहीं कह रहे हैं कि उससे प्रदूषण नहीं हो रहा है, और उस पे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जैसा यहाँ नियम लिखा गया है कि रेल के माध्यम से किया जाएगा। देख लेते हैं कि उनके ये तो आजकल गाड़ियां सर राख रोड पे ही गिराते हुए चले जा रही हैं। ये सड़क के किनारे आप ये देबुलगंज से ये करहिया बेलवादा की तरफ आप जाएं तो देखिए रेणुपुर तरफ कि सड़क के किनारे राख सड़क से राख इतनी लोग गिरा के रात में गिरा के चले जाते हैं लोग, और उसका भुगतान ये पूरी जनता। सर एक सवाल और था, ये जो मीटिंग हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में राख परिवहन क्यों हो रहा है सर? ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों राख? चले हो गया वहाँ कोनो फोरम इसीलिए बना हुआ था, पूरा ले लिए। ग्रामीण कार्रवाई हो जाएगी एनसीएल के तरफ से, बस मोटा ये मामला है, उसमें बाकी चीजें हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।